हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और ये है क्वेश्चन नंबर 18 और एम का मतलब हो गया जेई मेन का है। और यहाँ पर ये है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज 2020 में 9 जनवरी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन आपके सामने में है और ये डायग्राम है और उसके बाद ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो पहले ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद हम इसको एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसमें सोचते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके, ट्राई कीजिए। ठीक है, देखा जाए कैसे इसमें सोचना है। तो यहाँ पर P और V के बीच में डायग्राम दिया हुआ है और 1 से 2 ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, फिर जा रहा है 2 से 3, फिर 3 से 1 जा रहा है। तो पहले देखा जाए कि ये 1 से 2 में क्या हो रहा है। तो 1 से 2 के लिए ये है एडियाबैटिक प्रोसेस और इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ पर पीवी इंडिकेटर डायग्राम को कन्वर्ट करके वीटी इंडिकेटर डायग्राम में दिखाना है। और जैसे इस इक्वेशंस को देख रहे हैं तो ये है एडियाबैटिक मतलब पीवी गामा कांस्टेंट, लेकिन हम लोग को चाहिए वीटी रिलेशन, तो पी को हटाना पड़ेगा। तो आइडियल गैस के लिए मालूम ही है कि ये P के जगह लिख सकते हैं nRT/V। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि होता है PV/nRT फॉर एन आइडियल गैस। ये हम लोग को मालूम है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V का पावर में -1 और T का पावर 1 और यहाँ कांस्टेंट डिवाइडेड बाई nR, another constant। तो यहाँ भी जो आ रहा है V गामा T इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका भी ग्राफ कभी भी होगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व टाइप का होगा। और देखा जाए कि ABCD ऑप्शन में कौन ऐसा है ABCD में जो शो करता है कि इसका इक्विवेलेंट में कौन ग्राफ होगा। तो V और T के बीच में तो जैसे यहाँ कर्व था 1 और 2 में, तो यहाँ भी देखेंगे कि कहाँ पर ये कंडीशंस फेल हो जा रहा है, वो आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 2 में यहाँ तो कर्व मेंटेन है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2 इसमें भी कर्व है, 1, 2 में भी कर्व है, लेकिन इसमें कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कंफर्म है डी तो आंसर नहीं होगा। खाली ये 1, 2 का एडियाबैटिक देखने से ही लग रहा है कि जब वो कन्वर्ट होगा वीटी रिलेशन में तो फिर वो इस टाइप का रिलेशन आ रहा है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो होता है y बराबर mx+c और यहाँ पर वो तो खैर होगा ही नहीं, इसीलिए डी आंसर नहीं है तो कंफर्म हो गया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में यहाँ दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन जो कि रॉन्ग है। तो डी नहीं है एडियाबैटिक को चेक करने के बाद। लेकिन अभी हमको और चेक करना है 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है। तो देखा जाए 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है। तो 2 और 3 के बीच में शो कर रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है।
तो सोचा जाए कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए मैं ब्रैकेट लिख दे रहा हूँ और n तो कुछ नहीं दिया तो उसको कांस्टेंट ही मानो, r कांस्टेंट ही होता है, t हो गया। सॉल्व करेंगे तो आ रहा है v इज इक्वल टू n r p t और ये सब कांस्टेंट है इसलिए लिख सकते हैं n r बाई p, अब पूरे का ब्रैकेट में कांस्टेंट, क्योंकि n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, p कांस्टेंट, तो सारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ही होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कॉमन में एक साथ लिख दिया। अब ये आ गया v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू t, अर्थात इसको y बराबर mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन है ना, और यहाँ पर कांस्टेंट है नहीं क्योंकि यही कांस्टेंट यहाँ स्लोप का काम करेगा और कांस्टेंट नहीं है मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ए वाला हो गया v और t का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो लिख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन एक्चुअली ओरिजिन से पास नहीं करेगा क्योंकि कोई भी ग्राफ का v और t के बीच में अगर हम दिखा देते हैं कि ओरिजिन से पास कर रहा है, मान लो यहाँ पर t लिख दे, यहाँ v लिख दे, तो इसका मतलब तो टेम्परेचर जीरो, मतलब जो कैपिटल T बराबर स्मॉल t प्लस 273 होता है, अगर कैपिटल T जीरो हो जाए तो स्मॉल t हो जाएगा माइनस 273, तो गैस तो पहले ही मतलब लिक्विफाइड हो जाएगा इतना टेम्परेचर आने के पहले ही। इसीलिए इसको ऐसा कहा जाए कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्या होगा, फील होगा कि पास हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली पास नहीं करेगा, तो उसको कैसे दिखाते हैं, यहाँ डैश डैश करके दिखाया जाता है, माने इस टाइप से कि दिखेगा इस टाइप से कि ओरिजिन के आसपास से क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहीं से इसको ब्रोकन लाइन में दिखाया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैथमेटिकली लग रहा है कि वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, लेकिन थियोरेटिकली वो लग रहा है, बट प्रैक्टिकली ये v और t में कभी भी t जीरो नहीं होगा। तो ऐसा v और t का स्ट्रेट लाइन टाइप का होना चाहिए। तो देखा जाए कि जब हमने 2 और 3 में सॉल्व किया तो ये इस तरह का आया v डायरेक्टली इनटू t, तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली इट विल नॉट पास, और ये y बराबर m प्लस c है। तो अब देखा जाए कि कहाँ पर आकर के 2 और 3 वाला फेल हो जा रहा है, तो देखा जाए 2 और 3 यहाँ तो देख रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये था ओरिजिनली। अब ये 4 ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, खासकर 2 और 3 में, तो 2 और 3 में देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, कर्व दिखा रहा है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा, कंफर्म हो गया। और अब इसको भी देखा जाए तो इस आंसर्स में देख रहे हैं कि जो 2 और 3 है, या बोल सकते हैं कि 1 और 2 के बाद 2 ही 3 है, सही है। तो 2 और 3 में ये ए तो नहीं होगा, बट 2 और 3 में स्ट्रेट लाइन थोड़ा दिख रहा है, चांसेस है इसका, और ये 2 और 3 में दिखा रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये भी गलत है क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो भी आ रहा है 2 और 3 में v और t में रिलेशंस है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, तो यहाँ पर तो दिखा दे रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो कि ये है ही नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट इसमें, इसलिए सी भी आंसर नहीं होगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला होने का चांस है, क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर हम डाइजेस्ट करके बढ़ाएं तो मतलब ये ओरिजिन से पास करता हुआ दिखेगा, लेकिन वही है, ग्राफ फिगर बनाते समय मैंने थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसको नीचे हल्का सा शिफ्ट कर दीजिए ताकि लगे कि हाँ ओरिजिन से पास कर सकता है। इसको हल्का सा आगे शिफ्ट करके दिखा देते हैं, देखिए लग रहा है ठीक है, ऐसा चलेगा। और आगे देखा गया 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 देखेंगे, 3 और 1 में देखा जाए क्या है, तो 3 और 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर उसी तरह रिलेशन लिखेंगे कि v इक्वल टू nRT, और यहाँ पर 3 और 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में ब्रैकेट दे रहे हैं, n तो कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे,
तो यहाँ गया P इज इक्वल टू N, फिर ब्रैकेट में R बाई भी T, फिर इसे भी ब्रैकेट लिख देंगे तो आ जाएगा N R बाई भी T। तो P डायगोनल टू T आ रहा है, माने स्ट्रेट लाइन टाइप का P और T। तो अब देखा जाए इसमें क्या है, तो P और T, तो P और T में पहला ऑप्शन में देखा जाए स्ट्रेट लाइन टाइप का आ रहा है कि नहीं, 3 और 1 में, तो 3 और 1 में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन ये इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, जो कि मतलब इसके चेंज करने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली तो पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, तो ऑरिजिन से तो पास करेगा ही नहीं, और ये हॉरिजॉन्टल है और ये दिखा रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये जो दिखा रहा है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये तो सही है कि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ भी देखा जाए तो लग रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है 3 और 1 में, लेकिन हमको भी खोजना है कि कौन कौन आंसर नहीं होगा। तो ये जो चांस है इस ऑप्शन से देखेंगे तो पहले ही 1 क्रॉस है, तो हम लोग को तो सभी मिलना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, नहीं होगा। लेकिन अगर इसको देखें तो P और T में दिखाई दे रहा है कि जब यहाँ पर हम लोग इसको P और T के बीच में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर था P और V, सॉल्व करके हमने इसमें कन्वर्ट किया कि ये आया P डायरेक्ट टू T, माने T के चेंज होने से P चेंज होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्राफ है पहले ही ऑप्शन से ये वाला आंसर कट गया है, इसलिए ये तो खैर ऐसे भी होने का चांस नहीं है। और फिर P डायरेक्ट टू T, और अगर ग्राफ में देखा जाए तो दिख रहा है यहाँ पर कि अगर हम सोचें कि फर्स्ट में P और T का रिलेशंस में T क्या है, बढ़ने से P बढ़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स जो है 1 और 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है और इसमें टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो जब भी इसका ग्राफ होना चाहिए था, अगर V और T का आता, जैसे यहाँ V और T का आया तो स्ट्रेट लाइन आने का चांस था, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है P और T, क्योंकि हमने यहाँ लिखा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर ना, नहीं 1 और 3 में देखना है ना, तो 1 और 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए तो P के चेंज से T चेंज होना चाहिए, और वो भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो P और T में देखा जाए कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो P और T, यहाँ तो P और T का ग्राफ है ही नहीं, तो इसीलिए उसको सीधा समझिए कि एक V और T के रूप में देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 और 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो देखा जाए कि वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ कहाँ दिखा रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो इसमें है ही नहीं, बदल रहा है वॉल्यूम किसके लिए, 1 और 3 के लिए। 1 और 3 के लिए ऐसे देखने से लग रहा है कि हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन जब वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है तो टेम्परेचर्स का दिख रहा है कि 3 और 1 से जाने से टेम्परेचर राइज, और टेम्परेचर राइज हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट है और D तो पहले ही कटा हुआ है, तो इसलिए ये तो आंसर्स होगा ही नहीं। तो इसीलिए अब सोचना है कि इतने ऑप्शंस में ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और 3 और 1 शो कर रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P और T स्ट्रेट लाइन रिलेशन होना चाहिए। तो देखा जाए कहाँ कहाँ P और T स्ट्रेट लाइन है, तो P और T स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर तो खैर P और T का है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। तो उसको कैसे देखेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट करके देखेंगे। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसलिए A तो नहीं होगा। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट 3 और 1 में ये थोड़ा होने का चांस है, और ये ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है। और 3 1 में देख रहे हैं, तो 3 1 में फिर यहाँ पर दिख रहा है कि V और T तो एडिटिव जैसा दिखा रहा है, C यहाँ से भी कट गया। फिर लास्ट में अगर देखेंगे इसमें 3 और 1 का
तो ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन उस समय वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर शो कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट होने से, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होने से प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, और यहाँ भी ठीक है उस तरह का आ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सब कटने के बाद बी ही ऐसा है जो कहीं पर भी मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए फाइनली बी ही इसका आंसर है। तो ये हुआ इंडिकेटर डायग्राम, और आंसर्स में लास्ट में आ गया। तो इसको एक बार आप लोग और कुछ सोचिएगा और एनालाइज कीजिएगा, तो ये इंडिकेटर डायग्राम का यही आंसर होगा, ये नहीं होगा। इसको मैथमेटिकली भी आप करके देखें, इसलिए मैंने मैथमेटिकली थोड़ा समझाया है, ताकि जब ऐसा आएगा तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यहाँ पी और टी का रिलेशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन पी टी का ग्राफ चूंकि नहीं था इसलिए इसको एनालिसिस में नहीं भी लाने से चलेगा, इसलिए उसको वहाँ पर आप हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको तो पी और टी के बीच में ये शो कर दिया है, जबकि हमारा यहाँ पर क्या है 1 2 2 3 3 1 में तो मतलब होना चाहिए था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिए एन को कांस्टेंट किए, तो ये पी और टी का डायग्राम दे रहा है, जो कि यहाँ हमारा पी और टी का है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको आप माने समझाने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन इस ऑप्शन का यूज यहाँ नहीं हुआ, इसलिए उसको कैसे समझना पड़ेगा। तो यही डायग्राम को देख के 3 1 में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर इंक्रीज को लिख देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट V कांस्टेंट, V कांस्टेंट, फिर प्रेशर इंक्रीज P इंक्रीजेस, और जब P इंक्रीज करेगा डायरेक्ट मोशन है तो T ऑल्सो इंक्रीजेस। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, तो वैसा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो पी और टी का तो है नहीं, इसलिए पी टी सी तो नहीं देखेंगे, बट ये तो देख सकते हैं ना कि किसमें वी कांस्टेंट है और प्रेशर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, या प्रेशर डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज। तो हमारे यहाँ पर तो वी और टी देखना है, तो वी कांस्टेंट होना चाहिए और टी इंक्रीज देखना चाहिए। तो इतना को मिला के देखिए इसको और इसको, कि वी कांस्टेंट टी इंक्रीज, तो यहाँ पर देखा जाए 3 से 11 वी कांस्टेंट टी इंक्रीज, ये थोड़ा ठीक लग रहा था देखने में, लेकिन पहले वाला ऑप्शन की वजह से नहीं हुआ। फिर वी कांस्टेंट टी इंक्रीज 3 और 1 में, तो 3 से 1 गया, तो वी कांस्टेंट, तो वी कांस्टेंट तो है नहीं, इसलिए सी तो उसमें होगा ही नहीं, इसमें इस ऑप्शन से दिख रहा है कि सी नहीं होगा। फिर यहाँ से देख रहे हैं 3 और 1 में, तो यहाँ पर हो रहा है कि वी कांस्टेंट, तो ठीक है वी कांस्टेंट टी इंक्रीज, तो ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। और यहाँ से लग रहा था कि वी कांस्टेंट टी इंक्रीजेस, तो ये तो सीधा गलत है, वी कांस्टेंट तो है ही नहीं, इसलिए ये तो ऐसे ही गलत हो गया। और यहाँ भी वी कांस्टेंट है ही नहीं 3 और 1 में, तो दोनों ही उस लॉजिक से भी ये गलत है, और ये वाला सही लग रहा है। क्यों? अब देख लीजिए वी कांस्टेंट है, टी इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर देखा जाए कि वी कांस्टेंट से टी इंक्रीज, तो देखा जाए वी तो कांस्टेंट है, टी इंक्रीज हो रहा है, तो पार्शियली ये थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन हमको तो सभी को देखना है ना, तो इतना तरह से एनालिसिस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और थोड़ा सा माथापच्ची है इसमें पूरा, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको एक्स्ट्रा करके दिखाएं, बट सोचना ज़्यादा है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिकली इसको बहुत सारे क्वेश्चन में या तो पीवी का या पीटी का या पीटी का डायग्राम दे करके दूसरा 2 डायग्राम पूछा जाता है, क्योंकि 3 ही तरह का डायग्राम होता है, एक होता है पीवी, एक होता है वीटी, एक होता है पीटी। ये 3 फेमस है, ये तीनों में से कोई एक आपको ग्राफ दे देगा, अब बोलेगा 2 ठोका इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कीजिए।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह का और क्वेश्चन बनाएगा तो और क्लियर होगा। ओके, बाय।